के लिए असमर्थ होंगे। जिस प्रकार से हम किसी भी मकान का निर्माण करते हैं, किसी भी बिल्डिंग का मकान करते हैं, उस बिल्डिंग का मकान के निर्माण करने के लिए हमको एक एक ईंटों की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार से किसी भी जीव के शरीर के निर्माण के लिए कोशिका की जरूरत होती है। इसी कोशिका की जरूरत होती है जिसको हम सेल कहते हैं। अब कोशिका की परिभाषा बड़े मेहनत से वैज्ञानिकों ने, बड़े शोधकर्ताओं ने बड़े मेहनत करने के बाद में उन्हें एक तथ्य, एक लाइन का एक परिभाषा मिला, जिसको हम इस प्रकार से डिफिनेशन कर सकते हैं कि द सेल is the structural and functional unit of an organism। किसी भी of an organism, किसी भी जीव की कोशिका जो होती है फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, अर्थात क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है? क्रियात्मक इकाई का मतलब होता है कि क्रिया, जिसको हम बायोलॉजी की भाषा में, जीव विज्ञान की भाषा में इस प्रकार से कह सकते हैं क्रिया। क्रिया का मतलब होता है कि पोषण करना, उत्सर्जन करना, श्वसन करना, यानी कि न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन, एंड सबसे महत्वपूर्ण जो है वो रिप्रोडक्शन अर्थात जनन। इन चार, हालांकि क्रियाएं तो बहुत ही प्रकार की होती हैं, जिसको हम फंक्शंस कहते हैं। जीव की बहुत सी क्रियाएं होती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो होता है ये आपका जीव विज्ञान की भाषा में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब यह होता है कि अगर कि कोई भी जीव बिना अपनी संतति को आगे बढ़ाए हुए उसका कोई महत्व नहीं होता है। इसका कार्य कहाँ होता है? यह ऑपरेट कहाँ से होता है? संचालित कहाँ से होता है? संचालित होता है जीन से, यानी डीएनए से, गुणसूत्रों से। इसको हम आपको जब सेल ऑर्गेनेल्स बताएंगे, सेल ऑर्गेनेल्स वाली क्लास में हम आपको यह बताएंगे कि सेल ऑर्गेनेल्स में जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस में डीएनए होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, यानी गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र में डीएनए होता है, डीएनए जीन कैसे होता है, एलील कैसे काम करता है, वो सब आगे की बातें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सेल ऑर्गेनेल्स में उसी को देंगे नेक्स्ट क्लास में। अब यहाँ क्रियात्मक पर हम चल रहे थे, तो क्रियात्मक से सबसे मुख्य जो होता है जीव का वो रिप्रोडक्शन यानी जनन होता है। उसके बाद में न्यूट्रिशन होता है, उसके बाद में रिस्पायरेशन होता है, इसके बाद में एक्सक्रीशन होता है, और उसमें भी उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण आपका आता है जिसको हम कहते हैं सेल्स। ठीक है, तो हम अभी यह क्रियात्मक समझ रहे हैं। फिर इसके बाद में हम आते हैं संरचनात्मक। संरचनात्मक क्या होती है? बिना किसी भी वस्तु को हम बिना संरचना दिए उससे कोई भी आधार नहीं ले सकते हैं। अब आधार का मतलब क्या है कि आधार का मतलब, जैसे हमने आपको मकान और ईंट के बारे में लेकर के अध्ययन करने के हम लोगों ने कोशिश किया। वो आधार यही है कि जब तक आपके मुताबिक या मकान के दीवार के मुताबिक ईंट नहीं होगा, तब तक आपका ये मकान तैयार नहीं हो सकता। उसी प्रकार से यह दोनों तथ्य जो होते हैं कोशिकाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका के व्यवहार, कोशिका में पाए जाने वाले व्यवहार के ऊपर हम इनको दो प्रकार से विभाजित करते हैं, जिसमें पहला आपका आता है यूकैरियोटिक, दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल्स, यह एक आपका लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड में यू का मतलब होता है, यू मीन्स होता है कि ट्रू, और PRO प्रो। यू और प्रो, यू का मतलब होता है कि ट्रू, और प्रो का मतलब होता है कि प्राइमरी, यानी कि प्रारंभिक, और इसका मतलब होता है ट्रू। और फिर इसके बाद में आता है आपका कैरियॉन्स।
कैरियंस का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब जिससे हमने किसी कोशिका की संरचना हम देख रहे हैं सामान्यतः यह कोशिका है, इसका कोशिका का सेल मेम्ब्रेन है, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण आपका जो आता है सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांग जिसको कहते हैं वो होता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसको हम हिंदी मीडियम के वालों के लिए कह सकते हैं केंद्रक। यह केंद्रक ही सबसे बड़ा ऐसा हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जिस प्रकार हेड ऑफ डिपार्टमेंट है जो आपको सारी कोशिका के बारे में सारे अध्ययन करने और कराने सारे अध्ययन का यही कराता है। तो यहीं से कोशिका को इसी के आधार पर ही मुख्यतः, हालांकि और भी हमारे पास और भी कारण है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका होने का, लेकिन सबसे मुख्य कारण आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस अब यहाँ हम कहते हैं यूकैरियोटिक, ये क्या हुआ केंद्रक के आधार पर, इसलिए यूकैरियोटिक है कि यह केंद्रक जो होता है, केंद्रक के ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है यह बेल पूरी तरह अच्छी तरह से सेल मेम्ब्रेन से बना होता है, इसीलिए हम इस प्रकार की कोशिकाओं को कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब अच्छी प्रकार से बनने से हम कैसे जानेंगे, इसके जानने का कारण क्या है, हम उसको पहचानेंगे कैसे? ऐसी कोशिकाएं जिनके केंद्रक में मौजूद क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र मौजूद केंद्रक में मौजूद जीन गुणसूत्र के रूप में हो यानी क्रोमोसोम के रूप में हो, उनको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक, अब ऐसे सेल क्या होंगे आपके? प्लांट का सेल होगा, एनिमल का सेल होगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसी कोशिकाएं जिसके केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो अच्छी तरह से न बना हो, यानी कि आपको चित्रों में किताबों में इस तरह से दिखाई दे, इस तरह से कटा कटा दिखाई दे, और तो उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अब इनमें इसको हम कैसे पहचानेंगे? इस प्रकार से पहचानेंगे अभी तो हम कि इनमें जो मौजूद डीएनए होते हैं वो फ्रेगमेंट के रूप में होते हैं, टुकड़े टुकड़े के रूप में न्यूक्लियस इसी प्रकार से फ्री फॉर्म में तैरते रहते हैं, वहां स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होता है, इनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता। यूकैरियोटिक में इनके ऊपर दबाव होता है, इसके नाते यह क्या होते हैं, यह आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का अब आपका ये हो गया संरचनात्मक में। अब आप देखिए प्रोकैरियोटिक में मुख्यतः आप उदाहरण के तौर पर लेंगे अमीबा। आप लोगों ने सुना होगा, पहले ही क्लास लेते गए होंगे आप, तो आपको बताया गया होगा कि आपके अमीबा एक ऐसा जीव होता है यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव ऐसा होता है जिसका कोई आकार नहीं होता। आकार क्यों नहीं होता? क्योंकि वह प्रोकैरियोटिक में गिना जाता है। उसके जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के जो मेम्ब्रेन होते हैं वो क्या होते हैं, वेल फॉर्म्ड नहीं होते, पूरी तरह से बने नहीं होते हैं, इसी नाते इनको यूकैरियोटिक में रखा गया है। अब इस जैसे हम एक सामान्य भाषा में समझ सकते हैं, आप यह देखते हैं कि हमारे मकानों को बनने के लिए ईंटें बहुत प्रकार के आते हैं। जैसे लोग कहते हैं 1 नंबर का ईंटा, 2 नंबर का ईंटा, 3 नंबर का ईंटा, तामड़ा तोमड़ा टटा फूटा, तो उस प्रकार के हम कटे फिटे संरचनात्मक वाले कोशिकाओं को क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक कहेंगे। फिर इसके बाद में जो अच्छे होंगे 1 नंबर वाले होंगे उनको यूकैरियोटिक कहेंगे। और यही हम आपको एक रहस्य की बात बताते हैं जो आप आगे चल के क्लासों में पढ़ेंगे, देखेंगे, आप हमारे ही क्लास में देखेंगे कि यही यूकैरियोटिक सेल, इन पर रिसर्च किया गया है, यही यूकैरियोटिक सेल आगे चल करके क्या डेवलप हुए, ये प्रोकैरियोटिक सेल, यही प्रोकैरियोटिक जाकर के यूकैरियोटिक हो गए।
जिनको हम अभी क्या आपको बताएंगे, तमाम उदाहरणों में लेंगे, जिसमें एक मुख्य उदाहरण होगा आपका म्यूटेशन। म्यूटेशन में प्रोकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक में बनते देखा गया है। यानी म्यूटेशन तो होता है जिसको हम कहते हैं सडनली चेंज इन द ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी जीव में अचानक आने वाला परिवर्तन। हालांकि वो बहुत आगे की वीडियो में, बहुत आगे नहीं, 4-5 क्लास के बाद में आपको वो दिखाया जाएगा। आशा करते हैं कि आपको कुछ न कुछ जरूर समझ में आएगा। धन्यवाद।